दिल्ली में चीन के दूतावास के बाहर पूर्व सैनिकों और स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी दूतावास के अधिकारियों को विरोध का ज्ञापन देना चाहते थे। लद्दाख सीमा पर चीन की सेना की हरकतों के खिलाफ देश भर में गुस्सा है और इसकी झलक चीनी दूतावास के बाहर मिली जब अचानक कई पूर्व सैनिक विरोध जताने पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों में स्वदेशी जागरण मंच के कई कार्यकर्ता भी नजर आए। प्रदर्शनकारी चीनी सेना के विरोध में पोस्टर लहराते दिखे। विरोध करने वालों ने भारत सरकार से चीन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसका जवाब चाहिए और इसका ईंट का जवाब पत्थर से चाहिए। भारतीय सेना हर हालत में हर तरह से सक्षम है। चूंकि कोरोना महामारी की वजह से भीड़ लगाकर प्रदर्शन की इजाजत नहीं है और दूतावास वाले इलाके में प्रदर्शनों पर पाबंदी है, इसलिए पुलिस ने विरोध करने वालों को रोक दिया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर वहां से जबरन हटा दिया। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन के एक स्कूल में छात्रों को कोरोना से बचाने के लिए उनके डेस्क पर लकड़ी और प्लास्टिक की शीटों से बनी शील्ड लगा दी गई। खास बात यह कि स्कूल ने ये शील्ड बाजार से नहीं खरीदी, बल्कि खुद स्कूल की टीचरों ने इन्हें बनाया, जिसके लिए स्कूल में बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर कारपेंटर का काम करते नजर आए। शील्ड बनाने के लिए टीचरों ने पहले लकड़ी के खांचे तैयार किए और फिर उन पर प्लास्टिक की शीट लगा दी। शील्ड लगे हुए डेस्क पर ही बैठकर छात्र पढ़ते दिखे। इससे हुआ यह कि छात्रों को एक दूसरे से दूर दूर बैठाए बिना ही उनके बीच सुरक्षा की एक दीवार सी बन गई। They protect us, the person at the back, so when he coughs, he can't cough exactly towards me. कोरोना से बचाव के महंगे उपकरण खरीदना स्कूल के बजट से बाहर था। ऐसे में टीचरों ने कोरोना से अपनी और छात्रों की सुरक्षा का जिम्मा खुद ही उठाया और शील्ड बनाने के लिए कोई अपने घर से लकड़ी के फट्टे लाया तो कोई प्लास्टिक की शीट। The classes is too small and social distancing is a big problem. And then we came up with a solution. लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प की घटना पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने सख्त नाराजगी जताते हुए भारत चीन सीमा पर हुई इस घटना के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया। एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से कहा कि गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ उसे चीन ने सोची समझी और पहले से तय रणनीति के तहत अंजाम दिया है, इसलिए भविष्य की घटनाओं की जिम्मेदारी भी अब उसी पर होगी। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह साफ किया कि इस घटना का दोनों देशों के संबंधों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा। बताया गया कि बातचीत में चीन के विदेश मंत्री ने मतभेद दूर करने के लिए दोनों देशों की बातचीत पर जोर दिया। 2 दिन पहले लद्दाख की गलवान घाटी में चीन और भारत की सेना में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मरीजों के बीच सूरत के कारोबारी ने लोगों को जागरूक करने के लिए अनोखी पहल की। इस कारोबारी ने साड़ियों के साथ मास्क, सैनिटाइजर और काढ़ा बांटना शुरू कर दिया, जिनको पैक करने के लिए कई कर्मचारी काम में जुटे नजर आए। इस कारोबारी ने साड़ियों के साथ मास्क, सैनिटाइजर और काढ़ा पैक करवाया, जबकि इनके पैकेट के बॉक्स पर मास्क पहनी मॉडल की तस्वीर छपवाई गई ताकि लोगों को कोरोना वायरस के खतरे से सावधान किया जा सके। हमने ये साड़ी का दाम न्यूनतम ही रखा है और ये जो 250 रुपए की किट है, इसका मूल हमने साड़ी के साथ नहीं जोड़ा है। बताया गया कि इस तरह की साड़ियों को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और अब तक हजारों साड़ियां बेची जा चुकी हैं, जबकि लाखों साड़ियों का ऑर्डर भी मिल चुका है। यूपी के मथुरा में मामूली विवाद में 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच लूडो खेलने के दौरान कहासुनी हुई, जो कुछ ही देर में झड़प में तब्दील हो गई और दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। ऐसा लगा जैसे मोहल्ले की सड़क लड़ाई के मैदान में तब्दील हो गई हो। करीब 50 लोग ईंट पत्थरों से एक दूसरे पर हमला करते दिखाई दिए। पत्थरबाजी में एक गुट हावी पड़ा, जिसके बाद दूसरे गुट के लोग पथराव करते हुए धीरे धीरे वहां से पीछे हटते दिखाई दिए। इससे पहले दोनों पक्षों में हाथापाई भी हुई। इसमें शामिल लोग अपने अपने घरों से निकले और एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिया। बचने के लिए कुछ लोग पास के मकानों में छिपते भी नजर आए। वहीं पुलिस के आने की खबर सुनते ही पथराव कर रहे लोग घटना वाली जगह से भाग खड़े हुए। भाग जाओ, पुलिस आ गई, भाग जाओ, एक भी मत रुकिए, भाग जाओ, पुलिस आ गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। घटना में शामिल लोगों की पहचान करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। गुजरात के सूरत में लोगों ने चाइनीज टीवी तोड़कर चीन के खिलाफ विरोध जताया और भारत और चीन की सेना के बीच झड़प के बाद कई जगह लोग गुस्से में दिखाई दिए और चीन के खिलाफ विरोध जताते हुए कुछ लोगों ने बालकनी से एक चाइना के टीवी को नीचे फेंक दिया, जिसके बाद नीचे खड़े लोग टीवी को तब तक तोड़ते रहे जब तक वो चकनाचूर नहीं हो गए। एलएसी पर चीन की कायराना हरकत से नाराज लोग अब चाइनीज सामान का बहिष्कार कर विरोध जता रहे हैं और लोगों से चीन का सामान
इस्तेमाल न करने की अपील भी कर रहे हैं। हरियाणा के कैथल में नौकरी से निकाले गए कुछ टीचरों ने शिक्षा मंत्री के सामने हंगामा कर दिया। हंगामे से ठीक पहले हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर वहां एक यूनिवर्सिटी के हवन कार्यक्रम में पहुंचे, जिसकी खबर मिलते ही वो सभी टीचर भी वहां पहुंच गए जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी से निकाला गया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को यूनिवर्सिटी के अंदर जाने से रोका तो उन्होंने वहीं पर खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का काफिला वहां से निकलने लगा, जिसे देख कुछ प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। ये देख पुलिस वालों के भी हाथ पांव फूल गए और वो भी दौड़ पड़े। मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस वालों ने तुरंत एक गाड़ी तो गेट से बाहर निकलवा दी, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारियों ने तब तक दूसरी गाड़ी को घेर लिया। फिर पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और गाड़ी के पास से जबरन सभी लोगों को हटाया गया। पुलिस की कार्रवाई से प्रदर्शनकारी ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने मंत्री के काफिले की तीसरी गाड़ी के गुजरने से पहले ही गेट बंद कर दिया। काफी देर तक उन्होंने गाड़ी को घेरे रखा और फिर पुलिस के समझाने पर ही लोग वहां से हटे। LAC पर जारी टकराव के बीच चीन ने सैन्य अभ्यास के जरिए एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश की। चीन के एक न्यूज चैनल ने इस सैन्य अभ्यास का वीडियो जारी किया, जिसमें एक पठारी इलाके में चीन के सैनिकों का भारी जमावड़ा नजर आया। ड्रिल के दौरान चीनी सैनिक दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने का अभ्यास करते दिखे। इस सैन्य अभ्यास में बख्तरबंद गाड़ियों के अलावा टैंकों और तोपों को भी शामिल किया गया। यही नहीं, वहां कई हेलीकॉप्टर भी उड़ते नजर आए। दावा किया गया कि इस अभ्यास में चीन की वायुसेना भी शामिल हुई। इस दौरान चीनी सैनिक ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए भी दिखाई दिए। बताया गया कि यह अभ्यास तिब्बत के एक ऊंचाई वाले इलाके में किया गया, जिसमें दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने की तैयारियां परखी गईं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शामिल देश भर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के बकाये वेतन के भुगतान का निर्देश दिया। इस मामले पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को जल्द बकाया वेतन मिले, इसके लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो सभी राज्य सरकारों को बकाया वेतन देने के लिए आदेश जारी करे। साथ ही अदालत ने कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों और नर्सों को बेहतर सुविधाएं देने को भी कहा। इस मामले में एक जनहित याचिका दाखिल कर कई सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और नर्सों को कई महीनों से वेतन नहीं देने का आरोप लगाया गया था। हालांकि सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिया कि स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन न देना अब एक कानूनी अपराध माना जाएगा। इक्वाडोर में खास प्रजाति के कछुए को करीब 60 साल के बाद एक टापू पर वापस छोड़ दिया गया। इस कछुए की प्रजाति लगभग खत्म हो चुकी थी, जिसे बचाने के लिए इस कछुए को वहां के एक नेशनल पार्क में ले जाया गया था, जहां करीब 60 साल बिताने के बाद इस कछुए को दोबारा छोड़ दिया गया। पहले इस बड़े कछुए को एक गाड़ी में लादकर समंदर के किनारे ले जाया गया। इसके साथ 15 और कछुओं को भी वहां पहुंचाया गया। इन सभी कछुओं को नाव के जरिए एक टापू तक भेजा गया, जहां इन्हें छोड़ दिया गया। Nosotros sabemos que gracias a él hemos podido sacar नेशनल पार्क के कर्मचारियों के मुताबिक इस कछुए की वजह से ही उसकी पूरी प्रजाति को बचाया जा सका। ये कछुआ 1960 में वहां लाया गया था और तब से ऐसे 2000 से ज्यादा कछुए समंदर में छोड़े जा चुके हैं। इन पर लगातार निगरानी भी रखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और पूछा कि कोरोना पर सरकार का नेशनल प्लान क्या है। अदालत में वकील प्रशांत भूषण की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया। अदालत ने केंद्र से पूछा कि क्या कोरोना से निपटने के लिए उसके पास कोई नेशनल प्लान है। यही नहीं, अदालत ने सरकार से रिलीफ फंड बांटने की प्रक्रिया के बारे में भी सवाल पूछा और 2 हफ्ते में नोटिस का जवाब मांगा, क्योंकि प्रशांत भूषण की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि ऐसा पहली बार हुआ जब आपदा से निपटने के लिए अचानक एक फंड बना दिया गया, जिसका नाम पीएम केयर्स फंड रखा गया। उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि इस फंड का ना तो कोई ऑडिट हो सकता है और ना ही उसे आरटीआई के दायरे में रखा गया, जबकि देश में आपदा से निपटने के लिए पहले से ही एनडीआरएफ नाम का संगठन है, जिसके पास इससे जुड़े सारे दिशा निर्देश हैं। इसी बात का हवाला देकर याचिका में मांग की गई कि पीएम केयर्स फंड सारा का सारा पैसा एनडीआरएफ को ट्रांसफर कर देना चाहिए। बिहार की राजधानी पटना में गलवान घाटी की घटना के बाद जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने चीन के सामान के विरोध में प्रदर्शन किया। 2 दिन पहले LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे।
और इस घटना के बाद जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने चीन के सामान के विरोध में शहर के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान कई कार्यकर्ता चीन के खिलाफ लिखे नारों की तख्तियां और पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते दिखे। खुद पप्पू यादव एक हाथ में गुलाब का फूल और दूसरे हाथ में एक तख्ती लेकर चीन के सामान का विरोध करते नजर आए। गलवान इलाके में भारतीय सैनिक पर हुए हमले के विरोध में पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ पटना के एक बड़े मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं चाइनीज सामानों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस प्रदर्शन में शामिल ज्यादातर लोग कोरोना से बचने के लिए न तो मास्क लगाए दिखे और न ही कपड़े से मुंह को ढकने की जरूरत समझी। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसके बाद पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुंच गए, जहां उन्होंने दुकानदारों से चीन में बना सामान नहीं बेचने की अपील की। मेरा सिर्फ आग्रह है कि चाइनीज सामान को आप लोग बंद करें, मेरी विनती है। बाद में गलवान घाटी की घटना के बहाने पप्पू यादव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। ना ही कूटनीतिक रूप से हम जवाब दे पाए, अभी तक अपनी जमीन भी हम ले नहीं पाते हैं और समझौता होता है तो फिर हमारे ही जमीन पर आधा कदम पीछे जाने वाली बात होती है। LAC पर भारत और चीन की सेनाओं की झड़प के बाद ताइवान के सबसे बड़े अखबारों में एक ताइवान न्यूज की वेबसाइट पर एक तस्वीर डाली गई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस तस्वीर में भगवान राम को एक ड्रैगन पर धनुष चढ़ाते दिखाया गया, जबकि ड्रैगन जमीन पर गिरा हुआ नजर आया। यानी तस्वीर के जरिए चीन को भारत के सामने लाचार दिखाने की कोशिश की गई। ताइवान के बड़े अखबार में इस तरह की तस्वीर के अलग अलग मायने निकाले गए। इसे भारत को ताइवान के समर्थन के तौर पर देखा गया, और क्योंकि ताइवान पर चीन पूरी तरह कब्जा करना चाहता। यूपी के गोरखपुर में गहनों की दुकानें खुल गईं और जिसके बाद सर्राफा बाजार की रौनक लौट आई। दुकानदारों ने सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दुकानें खोली। और अनलॉक 1 में गहनों की दुकानें खुलने के साथ ही बाजार में खरीदारों की चहल पहल बढ़ गई। कई दुकानों पर महिलाएं गहनों की खरीदारी करती नजर आईं। हालांकि दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दुकानों के अंदर जाने से पहले लोगों को दस्ताने और मास्क दिए गए, साथ ही उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। मास्क की आड़ में कोई अपराधी दुकान में न घुसाए, इसलिए एहतियात बरतते हुए सभी लोगों को सीसीटीवी कैमरे के सामने थोड़ी देर के लिए मास्क हटाना पड़ा, जिसके बाद उन्हें दुकान में जाने की इजाजत दी गई। इस दौरान दुकान के कर्मचारी और ग्राहक समेत वहां मौजूद सभी लोग मास्क लगाए दिखे, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पूरी तरह ध्यान रखा गया। दुकानें खुलने के बाद लोगों के आने की उम्मीद कम थी, लेकिन ग्राहकों की अच्छी संख्या को देखकर दुकानदार बेहद खुश हुए। जैसे ही बाजार खुले हैं हमने बहुत ही अच्छी कस्टमर्स में डिमांड देखी है। इतना ही नहीं, दुकानों पर सफाई का भी खास ख्याल रखा गया। साथ ही कर्मचारियों और ग्राहकों से नियमों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है ताकि कोरोना से उनका बचाव हो सके। लद्दाख की गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत पर देश भर में सियासी दलों ने प्रदर्शन किया। बिहार की राजधानी पटना में तो LJP के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतले को आग के हवाले कर अपनी नाराजगी जाहिर की। यही नहीं, प्रदर्शन में शामिल एक आदमी चीन का झंडा लिए दिखाई दिया, जिस पर मुर्दाबाद लिखा नजर आया। इस बीच प्रदर्शन कर रहे एक कार्यकर्ता ने तो सरकार से चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग कर दी। जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, 24 घंटे के अंदर चीन में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने की, तभी हम लोग चैन का नींद सोएंगे। इसी तरह शहर के कारगिल चौक पर बीजेपी के कई कार्यकर्ता शी जिनपिंग की तस्वीर को चप्पल से मारते दिखे। इसके बाद विरोध जताने के लिए प्रदर्शनकारियों ने चीन में बने सामान में आग लगा दी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्पार्क्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी चीन का विरोध जताने के लिए दूसरी पार्टियों की तरह शी जिनपिंग का पुतला जलाया। बाद में पार्टी के कार्यकर्ता चीन के सामान को तोड़ते नजर आए। वहीं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वहां कई कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर लेकर खड़े दिखाई दिए, जिन पर पीएम नरेंद्र मोदी से शहीद जवानों के लिए इंसाफ की मांग की गई थी। इस बीच शिवसेना ने चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हुए जवानों के बहाने पीएम पर हमला बोला। शिवसेना नेता संजय राउत ने LAC के हालात पर सीधे पीएम को निशाने पर लिया। बिना गोली चलाए लोग मारे गए हैं हमारे। मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने देश के सामने आकर सच क्या है, क्या हुआ है, उस बारे में बताना जरूरी है।